ये अपने आप में हैरान करता है। एक आईपीएस 5 दिन तक किडनैप रहता है और सिस्टम के मुलाजिम इसे जायज़ मानते रहे। पुलिस या सिस्टम में इसी दौरान किसी भी तरह की बेचैनी नहीं हुई। अब जबकि आईपीएस पूरन कुमार इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो एक बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा करने वाला और कोई नहीं, प्रशासनिक अमले में रहने वाले उन्हीं के सहयोगियों ने किया है। दोस्तों, पूरन कुमार पर ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं, यकीन मानिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, हैरान हो जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है? सोच में पड़ जाएंगे इतनी आसानी से ये सब कैसे हो गया और कितने दर्द से आईपीएस पूरन कुमार गुजरे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, यूं ही कोई इतना खौफनाक फैसला नहीं ले लेता। टॉर्चर की जब इंतहा हो जाती है, जब लगने लगता है अब तक जो मैंने नहीं किया उसमें मैं पूरी तरह से फंसाया जा चुका हूं, तब उस रास्ते पर कोई चलता है जिस रास्ते पर चलकर आईपीएस पूरन कुमार ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। दोस्तों, हरियाणा के सीनियर आईपीएस पूरन कुमार ने अपनी जान देने से पहले क्या क्या सहा होगा, उसे लेकर एक सीनियर प्रशासनिक अधिकारी के दावे हैरान करते हैं। उस सीनियर प्रशासनिक अधिकारी का दावा है आईपीएस पूरन कुमार का किडनैप हुआ था। 5 दिन तक वो किडनैप रहे। तो ऐसे में सवाल है कि आईपीएस पूरन कुमार को किसने किडनैप किया? एक आईपीएस अधिकारी को किडनैप क्यों किया गया? इससे हरियाणा पुलिस में हलचल होनी चाहिए थी, राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरनी चाहिए थी, लेकिन उनकी किडनैपिंग से जुड़े किसी तरीके की हेडलाइन किसी भी अखबार और किसी भी न्यूज़ चैनल पर नहीं दिखी। अब खुलासा हो रहा है और ये खुलासा उनके दुनिया में नहीं रहने के बाद हो रहा है। ये खुलासा कोई और नहीं, उनके ही अपने प्रशासनिक अमले में रहने वाले उनके मित्र कर रहे हैं। जानते हैं दोस्तों, ये किडनैप किसने किया? सुनकर हैरान रह जाएंगे। उस प्रशासनिक अधिकारी के मुताबिक आईपीएस पूरन कुमार 5 दिन तक करीब किडनैप रहे। ये किडनैपिंग पुलिस के हाथों हुई। उन्हें पुलिस ने शराब कारोबारियों से वसूली के आरोप में पूछताछ के लिए उठाया और ह्यूमिलेट किया, गुनाह कबूलने का दबाव डाला। फिर पुलिस ने इस गैरकानूनी हिरासत के सबूत भी मिटा दिए। तो हरियाणा पुलिस ने अपने पास रखा। ये मेरा दावा नहीं, प्रशासन में काम करने वाले और पूरन कुमार के दोस्त ने किया है। मैं इसे किडनैपिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन 5 दिनों तक पूरन कुमार पुलिस हिरासत में रहे, उसका ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। उस प्रशासनिक अधिकारी के मुताबिक थाने से उन 5 दिनों का सीसीटीवी फुटेज आज भी गायब है। पूरन को इस दौरान ना किसी से मिलने दिया और ना बात करने दी। कोई नहीं जानता कि उन्हें कहाँ रखा गया था। ये दावा जो कर रहे हैं, उनका ये भी आरोप है कि इस कथित किडनैपिंग को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि रोहतक एसपी नरेंद्र बिजराणिया है। दोस्तों, आईपीएस पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में अपने घर पर गोली मारकर अपनी जान ले ली थी। इसके पहले उन्होंने अपनी पत्नी आईएएस अफसर अमनीत पी कुमार को आखिरी नोट भेजा था। उनके 8 पन्नों के नोट में अपनी मौत के लिए 15 अफसरों को जिम्मेदार ठहराया गया। चंडीगढ़ पुलिस ने नोट के आधार पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत 15 अफसरों पर केस दर्ज किया है। आईपीएस पूरन कुमार के साथ आखिर क्या हुआ? अंतिम नोट में लगाए आरोपों की सच्चाई क्या है? दोस्तों, दावा किया जा रहा है आईपीएस पूरन कुमार के साथ इमोशनल, सोशल और इकोनॉमिक हर तरीके का अत्याचार किया गया। पूरन ही नहीं, कोई भी इलीट, अंग्रेजी बोलता और तेज दिमाग वाला दलित अधिकारी सबकी आंखों में चुभता है। पूरन शार्प और हाजिर जवाब अधिकारी थे। उन पर जब आरोप लगाए गए, वो झुकने की जगह अकड़ कर खड़े हो गए। बस उनके यही तेवर अफसरों को चुभने लगे। एक इतने बड़े अधिकारी को 5 दिन की हिरासत में रखने के आरोप लग रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी भी आईएएस है। इस मामले को पूरन कुमार ने दबाया क्यों? सूत्रों के मुताबिक जितनी बड़ी इज्जत उतनी बड़ी बेइज्जती। पूरन पर बड़ा आरोप लगा था, पत्नी पर भी डिपार्टमेंटल कई केस हैं। ऐसा नहीं कि वो शिकायत को लेकर डीजीपी या फिर सरकार के पास नहीं गए, लेकिन उन्हें कहीं से कोई मदद नहीं मिली। अब जो उस प्रशासनिक अधिकारी ने कहा, उसके मुताबिक पूरन के खिलाफ जो लॉबी है वो बहुत मजबूत है, या यूं कहें कि ऐसे दलित अफसर जो झुकते नहीं, उनके खिलाफ मजबूत लॉबी ही होती है।
उन्हें झुकाने के लिए उन पर कई आरोप मढ़ दिए गए। कुछ इन आरोपों से डरकर झुक जाते हैं तो कुछ नब जाते हैं। दोस्तों, पूरन कुमार पर शराब कारोबारियों से उगाही करने का आरोप था। अब ये सच है या झूठ, लेकिन अगर विभागीय जांच कोई चल रही थी तो सवाल उठता है कि मीडिया में इसे क्यों लीक किया गया। फिर जहां उन्हें 5 दिन की हिरासत में रखा गया, वहां के सीसीटीवी कैमरों से उन दिनों के फुटेज क्यों गायब हुई। कहा जाता है कि पूरन ने फुटेज निकलवाने की कोशिश की थी लेकिन नहीं मिली। तो सवाल यह है, उनकी हिरासत के सबूत मिटाने की जरूरत क्यों पड़ी। और सबसे अहम सवाल यह है कि सेक्शन 17A के तहत ऐसी किसी भी जांच के लिए संबंधित अधिकारी को सरकार और डीजीपी से फॉर्मल परमिशन लेनी चाहिए, लेकिन ये परमिशन क्यों नहीं ली गई। यही वजह है कि उनकी हिरासत के सबूत मिटा दिए गए। कहा जाता है हिरासत में पूरन कुमार पर आरोप कबूल करने का दबाव डाला गया। जाति संबंधित कमेंट तो हर बार किए जाते हैं। दोस्तों, आईपीएस पूरन ने अपने अंतिम नोट में मंदिर में एंट्री को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया। ये अपने आप में हैरान करता है। एक आईपीएस अधिकारी को जातिवादी मानसिकता को सहना पड़ा। पूरन कुमार के उस करीबी अधिकारी के मुताबिक 2020 में पूरन कुमार अंबाला थाने के मंदिर के अंदर गए। जैसे हर व्यक्ति को मंदिर जाने का अधिकार होता है, उसी अधिकार के तहत पूरन भी गए। लेकिन यहाँ देखिए, मंदिर जाने के लिए पूरन कुमार को नोटिस मिल गया। ये नोटिस उस वक्त के डीजीपी रहे मनोज यादव ने भेजा था। पूरन के करीबी के मुताबिक ये सीधा भेदभाव का मामला था। SC/ST एक्ट का मामला बनता है। जब भास्कर की रिपोर्ट ने सवाल उठाया कि इसकी शिकायत पूरन कुमार ने ऊपर क्यों नहीं की, अधिकारी आरोप लगाते हुए कहते हैं, डीजीपी जब खुद भेदभाव कर रहे हो तो शिकायत कितनी भी ऊपर जाए उसका नतीजा शून्य ही रहता है। हालांकि मैं भरोसे से नहीं कह सकता कि उन्होंने शिकायत नहीं की होगी। उन्होंने इन सब मामलों में कई शिकायतें की थी। अगर कोई पता लगा पाए तो ढेरों शिकायतें सामने आएंगी। पूरन कुमार ADGP थे, फिर भी उन्होंने अंतिम नोट में यह क्यों लिखा कि उन्हें ऐसी पोस्टिंग मिली जिसका कोई आधार ही नहीं। जवाब में अधिकारी कहते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, ये सबको पता है, लेकिन अपनी पोस्ट की बारीकी को कोई जर्नलिस्ट ही समझ सकता है। वैसे भी पूरन ADGP थे, लेकिन उन्हें जो नियुक्ति मिली थी वो IG होमगार्ड की थी। पूरन चाहते थे कि उन्हें उनके कैडर के हिसाब से पोस्ट मिले, लेकिन उन्हें ह्यूमिलेट करने के लिए पद के हिसाब से पोस्ट ना देकर वो पोस्ट दी गई जो प्रशासनिक सेवा में बहुत रुतबे वाली नहीं मानी जाती। इस वक्त तो उन्हें पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में डाल दिया गया था। वैसे भी अच्छी मलाईदार और रुतबे वाली पोजीशन उन्हें ही मिलती है जो सरकार और बॉस के चहेते होते हैं। दोस्तों, 29 सितंबर 2025 को उनकी पनिशमेंट पोस्टिंग हुई। IG रोहतक के पद से हटाकर उन्हें पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सुनारिया भेज दिया गया। सोर्स के मुताबिक पूरन कुमार को मिला ये ट्रांसफ़र एक तरह से पनिशमेंट थी। सबको पता है कि IG के पद से हटाकर ट्रेनिंग में लगाना यही होता है। अब देखिए दोस्तों, एक और खुलासा, दलित समाज से आने वाले ऊंचे ओहदे पर बैठे अधिकारियों को कैसे डिमोरलाइज किया जाता है। प्रशासनिक दलित अधिकारी बताते हैं, जाति पर आधारित कमेंट सीधे नहीं किए जाते। इसका तरीका कुछ ऐसा होता है कि आप शिकायत भी ना कर पाएँ और कमेंट भी हो जाए। ज़्यादातर दलित अधिकारियों को इसका अनुभव होगा। IPS पूरन के मामले में कई बार काम को लेकर चर्चा के दौरान उन्हें नीचा दिखाने के लिए व्यंग में पूछा गया, पढ़ाई कहाँ से की है, अपनी बिरादरी से ऊपर उठो या कौन सी बिरादरी से हो। किसी दलित के केस को दलित अधिकारी के सामने ही डिफेम करना और फिर कहना कि इन लोगों के साथ यही तो दिक्कत है, वगैरह वगैरह। कोई दलित अधिकारी जब कुछ कहता है तो कह देंगे, यार मजाक नहीं समझते क्या। सोचिए, सिस्टम में बैठे लोग किस तरह से सामंती सोच के होते हैं। हैरानी की बात यह है कि ऐसे अधिकारियों से हमारी सरकारें उनके विकास पर डिफेम करते हैं। सोचिए, जिसके अंदर पहले ही दलित समाज के लिए नफरत हो, पहले से ही जो उन्हें हीन भावना से देखता हो, वो उनके विकास के बारे में क्या सोचेगा। तभी तो ये दिख रहा है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी भारत में दलितों की हालत दयनीय है। तभी तो पूरन कुमार को दलित होने की सजा देने के लिए पुलिस में ऊंची जाति से नाता रखने वाले समकक्षों ने
नीचता की हद पार कर दी। पूरन कुमार ने अपने नोट में मनोज यादव, जो 1988 बैच के आईपीएस हैं, उन्होंने, और तत्कालीन डीजीपी हरियाणा पीके अग्रवाल आईपीएस 1988 बैच और तत्कालीन डीजीपी हरियाणा टीवीएसएन प्रसाद आईएएस 1988 बैच तत्कालीन एसीएस ग्रह पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगा है। उन्होंने साफ लिखा कि मनोज यादव प्रमुख साजिशकर्ता थे और बाकी बैचमेट होने का फर्ज निभा रहे थे। यही नहीं, पूरन कुमार पर सामंती सोच के टॉर्चर की इंतहा देखिए। जब पूरन के पिता का निधन हुआ था, उससे पहले पूरन ने अपने पिता से आखिरी बार मिलने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन तब एसीएस ग्रह रहे संजीव अरोड़ा उन्हें छुट्टी नहीं दे रहे थे। पूरन कुमार ने अपने अंतिम नोट में इसका जिक्र किया। उन्होंने लिखा, ये मेरी अर्न लीव थी, इस घटना ने मुझे तोड़ दिया था। इस पर सोर्स बताते हैं उनके पिता की डैश शायद 2021 में हुई थी। ये ठीक उससे पहले की बात है। इस बारे में पूरन ने उस वक्त मुख्य सचिव को लिखित में शिकायत भी की थी, लेकिन संजीव अरोड़ा के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। पूरन कुमार ने नोट में लिखा कि उस वक्त राज्य के गृह मंत्री रहे अनिल विज ने मेरे सभी आवेदनों और शिकायतों पर नवंबर 2023 में बैठक की थी। इसमें डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसीएस होम प्रसाद भी थे, लेकिन इस बैठक का परिणाम क्या निकला? कुछ भी। पूरन कुमार को राहत नहीं मिली। कहा जाता है इस वजह से पूरन काफी आहत थे। दोस्तों, उस प्रशासनिक अधिकारी के मुताबिक पूरन पर करप्शन का आरोप भी लगा, लेकिन साबित नहीं हुआ। जांच होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जांच सबकी हो और प्रोसेस के साथ हो। शत्रुजीत कपूर के खिलाफ भी करप्शन का एक केस सामने आया, लेकिन उन्होंने सरकार से एफिडेविट बनवाकर जमा कर दिया कि उनके खिलाफ प्राथमिक जांच के लिए भी सरकार से परमिशन लेनी होगी। उन्हें ये प्रोटेक्शन क्यों? वो आगे कहते हैं, क्योंकि पूरन कुमार दलित थे, इसलिए उन्हें आरोप लगाने पर ही हिरासत में ले लिया गया। दोस्तों, ये है पूरन कुमार की ओर से खुद को मिटाने की मजबूरी। कोई नहीं चाहता अपनी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद करना, क्योंकि किसी को नहीं पता अगला जन्म उनका होगा या नहीं। वो मजबूरियां ही होती हैं जिसकी वजह से ऐसा खौफनाक रास्ता लोग उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। पूरन का दलित समाज से होकर भी आईपीएस होना, विकसित भारत की सोच के साथ चलना कुछ सामंती सोच के अफसरों को अच्छा नहीं लगा और वो हर दिन उनके खिलाफ अलग अलग तरह की साजिश करते रहे। अब इसे क्या कहेंगे? और भारत में दलितों के प्रति सामंतियों की सोच कितनी घिनौनी है उसे समझा जा सकता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।